शहजादी पार्ट 23। मैंने मामू शंकर की बात मानने का सोच लिया था कि न इनको सिर्फ अपनी कश्ती पर सवार कराऊंगी बल्कि इनको इतना खुश करूंगी कि वो मेरा और रोहित भैया का राज अपने सीने में ही रख कर भूल जाएं। मैं शंकर मामू के कंधे पर सर रख कर लेटी हुई सोच रही थी कि मुझे भी अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के मज़े लेने का हक है, जैसे नेहा और रोहित ले रहे थे, मामू और मामी ले रहे थे। मैंने हाथ बढ़ाया और मामू के ट्रक को छू कर देखा कि वो सफ़र करने के लिए तैयार हुआ है कि नहीं। अभी तक वो नॉर्मल था और तैयार नहीं हुआ था। मुझे खुद ही इसका कुछ करना था। मैंने इसके अगले हिस्से को हाथ में पकड़ा और दबाकर गर्म करने लगी। कुछ वक्त में ही वो बड़ा होकर ऐसे सख्त हुआ जैसे इसमें हवा भर दी गई हो। मैंने मामू की तरफ देखकर कहा कि देखा मैंने कैसे इसको सफ़र के लिए तैयार किया है। मामू बोले कि अगर तुम ये भी ना कर सको तो फिर क्या करोगी? तुम्हें देखकर ही ट्रक सफ़र के लिए तैयार हो गया था। फिर मामू ने मेरे ऊपर की जानिब तवज्जो की और बोले कि ज़रा इन पहाड़ियों का नज़ारा तो करने दो, देखो ज़रा इनमें कितनी नज़ाकत है। मैंने मुस्कुराते हुए मामू से कहा कि जनाब कोई नज़ाकत नहीं है, बड़ी ही सख्त पहाड़ियाँ हैं, इनको सर करने वाला कोई खुश नसीब होगा। मामू ने एक हाथ पहाड़ी की चोटी पर जमाया और इसे थोड़ा सा दबाकर बोले कि ये तनी हुई ज़रूर है लेकिन सख्त तो बिल्कुल भी नहीं है। लगता है रोहित ने कभी इन पर तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा जी मामू, रोहित भैया तो बड़े बेसब्रे थे, सीधा नीचे वाली वादी में घुसने की करते थे। मामू ने कहा जब इंसान नौजवान होता है तो वो कुछ ज़्यादा ही गर्म जोश और जज्बाती होता है। रोहित को मालूम नहीं होगा कि नीचे वादी में जाने से पहले पहाड़ों को सर करना ज़रूरी होता है। शंकर मामू की बातों ने मेरे अंदर एक नया जोश भर दिया था। मैंने इनके चप्पू को खिलाते हुए कहा कश्ती भी अभी सफ़र के लिए तैयार नहीं हुई, अभी आपके पास मौका है, जिस मकाम की सैर करनी है कर लो और फिर जब कश्ती तैयार हो जाए तो चढ़ जाना ऊपर और धक्के मार मार कर मंजिल पर पहुंच जाना और मुझे भी पहुंचा देना। मैं खुद चाहती थी कि इस बार सफ़र किसी नए तरीके से करूं, ऐसा तरीका जो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा दे। मामू कुछ देर खामोश रहे। इनके सांस लेने की आवाज़ें कमरे में गूंज रही थी। ऐसा लगता था कि वो मेरी बातों को बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं और इनका मज़ा ले रहे हैं। फिर बोले कि इतनी छोटी कश्ती पर मैं कभी नहीं चढ़ा, मुझसे खुशकिस्मत तो रोहित है जो न सिर्फ इस पे चढ़ा बल्कि 2 बार इस पे चढ़कर मंजिल पे पहुंचा। मैंने कहा मामू आपकी बात सही है, रोहित भैया ने बहुत बुरे तरीके से मेरी कश्ती बाड़ लगाई थी। इतने जोर के धक्के लगे थे कि यूं लगता था कि इनकी टक्कर मेरे कलेजे तक पहुंच रही हो। मामू मुस्कुरा पड़े और बोले कि तुम्हारा वजूद जिस तरह का नाजुक है, बात पर यकीन कर लेता हूँ। यकीनन इसके धक्के तुम्हें अंदर तक लर्जा देते होंगे, क्योंकि जब तूफान कश्ती पर चढ़ाई करता है तो इसको इस बात की परवाह नहीं होती कि सामने वाली कश्ती किसकी है और इस कश्ती का साइज क्या है और मजबूती कितनी है, क्या वह तूफान को सह लेगी या फिर नहीं। इसने तो अपने सामने वाली हर चीज़ को बहा कर ले जाना होता है। मैंने चप्पू को मजबूती से पकड़कर 2-3 बार झंझोड़ा और मामू से कहा कि आप सही कहते हैं। इस तूफान की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मेरी कश्ती की दीवारें अभी तक लरजती हैं और जब उसने पानी बरसाया तो हर तरफ जल थल कर दी थी। मामू ने कहा शोभा यकीन करो, इस बार तूफान पहले से भी ज़्यादा ताकतवर है और इसकी बरसात ज़्यादा मकाम पर होगी। तुम देखना कि तुम्हारी झील और इसके आसपास का इलाका भी गीला हो जाएगा। मामू की बात में वाकई वजन था। तूफान का अंदाज़ा तो मुझे यूं ही हो गया था। रोहित भैया के सामने से काफ़ी तगड़ा सामान मामू का था। मामू बोले कि शोभा अब तुम इसको छोड़ दो, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है, मेरा काम शुरू हो चुका है। मैंने पूछा वो कैसे? मामू बोले कि अब तुम इस सामान को छोड़ो क्योंकि ये अपनी जगह पर कायम हो गया है। तुम बिस्तर से नीचे उतर जाओ और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाओ। मैंने वैसा ही किया जैसा मामू जान बोल रहे थे। अब मेरी पुश्त मामू की जानिब। वो बोले कि तुम वाकई गुड़िया हो, अभी तक ठीक से बड़ी भी नहीं हुई हो और तुम्हारी कश्ती के चाहने वाले मुसाफिर तुमको मिलना शुरू हो चुके हैं। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ी और कहा अब ऐसी भी बात नहीं है, खुद ही देख ले मेरी कश्ती देखकर आपको अंदाज़ा ही हो जाएगा। मामू भी उठ खड़े हुए। इनका सामान पूरी तरह से तैयार था और उठने की वजह से ऐसे हिल रहा था जैसे अभी के अभी किसी कश्ती में घुस जाएगा। मैंने कहा मामू जान मुझे डर सा लग रहा है। वो बोले किस बात का डर शोभा? मैंने कहा इसका अगला हिस्सा तो देखो कैसा खौफनाक लग रहा है। वो बोले कि परेशान मत हो, आज के बाद तुम्हारी कश्ती पर हर किस्म के तूफान आएंगे और तुम्हारी कश्ती हर किस्म के तूफान का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगी। अब जैसे तैसे इस तूफान का सामना करो।
मैंने हाथ से पमाइश करके सामान का हिसाब लगाया कि ये खासा आगे तक जाएगा। मामू नीचे बैठ गए और वादी का जायजा लेने लगे। फिर बोले कि अभी तक यहाँ घास नजर नहीं आ रही, बहुत ही मुलायम किनारे हैं और थोड़े थोड़े फिसलन भी बनी हुई है। ट्रक बड़ी आराम से अंदर चला जाएगा। मैंने कहा, मामू जान, आपके नज़दीक तो आराम से जाएगा, लेकिन मुझे लगता है रास्ता तबाह हो जाएगा, निशान जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। मामू बोले, फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस तुम आराम से खड़ी रहो और देखो मैं क्या करता हूँ। मैं खामोशी से उसी जगह पर खड़ी रही। ट्रक दोनों पहाड़ियों के दरमियान तंग सी घाटी से टकराया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। अभी तक ट्रक को अपनी मंजिल का पता नहीं था कि वो कहाँ दाखिल होता है। मैं दम साधे खड़ी थी कि आगे न जाने क्या होने जा रहा है। फिर ट्रक का अगला हिस्सा वादी के नरम से दहाने से टकराया और वहीं पर रुक गया। ये क्या है शोभा, मतलब ये कौन सा मकाम है? वादी है या पीछे वाली झील? मामू ने पूछा तो मैंने बताया कि यही तो वो मकाम है जिसके आगे चिकना रास्ता है। मामू बोले, फिर क्या इरादा है, ट्रक डाल दूं इसी रास्ते पर? मैंने कहा, भले डाल दो, लेकिन आराम से डालना, रास्ता कच्चा है अभी। मामू ने ट्रक को वादी के अंदर जाने वाले रास्ते पर जमाया और धीरे धीरे से आगे की जानिब सरकाना शुरू कर दिया। जब वादी के अंदर जाने वाला रास्ता आया तो ट्रक वहां रुक गया, बल्कि यूं समझे कि फंस गया था। मामू जान, आपका ट्रक आगे क्यों नहीं जा रहा? मैंने गहरा सांस लेते हुए पूछा तो मामू बोले कि यहाँ पर मकाम खासा तंग और छोटा है, और अगर यहाँ से ट्रक का अगला हिस्सा अंदर चला गया तो बाकी का काम आसान हो जाएगा। मैं क्या करती, खामोशी से इंतज़ार करने लगी कि मामू अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि ड्राइवर वो थे, ट्रक इनका था, मैं तो बस इनकी सवारी थी जिसे वो ऊपर बिठाकर मंजिल तक पहुंचाना चाहते थे। अब ट्रक वादी के दोनों किनारों के ऐन बीच में हिचकोले खा रहा था, कभी आगे जाता और कभी पीछे को आने लगता। मामू ने कहा कि ज़रा देर को सांस रोको अपनी। मैंने सांस रोकी तो मामू ने ट्रक को एक झटका मारा तो वो वादी की अंदरूनी दीवारों से टकराता हुआ ऊपर की जानिब निकल गया। वो खासे जोर से टकराया था। मैं पूरी की पूरी हक्का बक्का रह गई थी और मेरी चीख निकलने लगी थी, लेकिन मैंने उसे मुंह में ही दबा लिया था। घबरा क्यों गई हो शोभा? मामू ने पूछा तो मैंने कहा, घबराऊं ना तो और क्या करूं? अगर इसी झटके में ट्रक अंदर दाखिल हो जाता तो सोचो क्या होता। मामू कहने लगे कि तुम तो खामखा ही डर रही हो, कुछ भी नहीं होना। मैंने कहा, खौफ से मेरा हलक खुश्क हो रहा है, कुछ तो ख्याल कर। मामू ने कहा, कुछ नहीं होता, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। इतना कहकर उन्होंने ट्रक को थोड़ा पीछे किया और मुझे कहने लगे आराम, और मुझे कहने लगे थोड़ा आगे की तरफ झुक जाओ। मैं थोड़ा झुक गई और यहाँ पर मामू को मौका मिल गया। उन्होंने ट्रक को सही सिमट डाला और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब चूँकि मामू को रास्ता साफ नजर आ रहा था, इसलिए मामू को ट्रक आगे बढ़ाने में कोई दुश्वारी नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि बंद खिड़की पहली बार खुलने लगी है। वादी की अंदरूनी जानिब काफ़ी ज़्यादा दबाव था जो बढ़ता जा रहा था। जो मैंने देखा कि मामू आखिरी हाथ तोड़कर ट्रक अंदर डालने लगे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आगे से हिल जाती हूँ। जैसे मैं हिलने लगी, मामू को पता चल गया। वो रोज भैया की तरह अनाड़ी नहीं थे। इनकी अच्छी खासी उम्र थी। इनका बेटा भी 14-15 साल का था। तजर्बा सर चढ़कर बोल रहा था। मामू ने मुझे हिलने भी नहीं दिया और फिर ट्रक का अगला हिस्सा एक झटका सा खाकर अंदर उतर गया। मुझे मामू से इस जल्दबाजी की उम्मीद नहीं थी। इनकी जल्दबाजी और निशाने की दुरुस्तगी ने मुझे तड़पा के रख दिया था। मेरी आह निकल गई थी, लेकिन इससे आगे मामू ने मेरी एक ना सुनी और बोले कि खामोशी से खड़ी रहो, हरकत मत करना, वरना मामला आगे तक बढ़ जाएगा। इस नावल का अगला हिस्सा नई आने वाली किस्त में अपलोड किया जाएगा। अगर आपको हमारी नॉलेज पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सके।